कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी भाइयों। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के 6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता भी दिला दी है। ये चांसेस लग रहे हैं कांग्रेस के या फिर बीजेपी के? भारतीय जनता पार्टी। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो दबंग पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, अपने वक्तव्य पर रहने वाली पार्टी है, देश को ना बर्बाद करने वाली पार्टी है। यहाँ कुछ नहीं कैसे बराबर सा लग रहा है मेरे को उसके बाद। सीएम तो बीजेपी में शिवराज सिंह ही सही है, उन्हीं को देखना चाहेंगे। हाँ, और अगर कांग्रेस में है तो कमलनाथ सिंह। नमस्कार, कुक स्पीक्स में इलेक्शन का ये पहला हमारा एपिसोड में आप सब तमाम लोगों का सहे दिल से स्वागत। इलेक्शन 2023 मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद एक मज़ेदार गणित वाला इलेक्शन होने जा रहा है। 9 प्रांतों में विधानसभा इलेक्शन, और अब देखना यह है मोदी जी या राहुल गांधी। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं कांग्रेस के बहुत ही सीनियर प्रवक्ता, कांग्रेस के जो आर्मी सेल के इंचार्ज हैं मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव मेरी बाईं तरफ, और मेरी दाईं तरफ बैठे हैं रजनीश अग्रवाल जी जो बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं। गुजारिश यही है कि बाकी चैनलों की तरह अपन एक पॉजिटिव नोट से शुरू करें, अपनी पार्टियों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो प्लेस करें। एलिगेशंस तो लगेंगे, वाजिब है जब दो इतनी महान पार्टियों के महान प्रवक्ता बैठे हैं, पर कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाला एक सेशन हम लोग पेश करें। और मैं इसके पहले श्याम भाई से प्रश्न पूछूं, वो गालिब का एक बड़ा पुराना शेर के साथ शुरुआत करता हूं ताकि दोनों प्रवक्ता को शायद उसमें से कुछ इंसेंटिव मिले कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो उम्मीद ये करता हूं कि दोनों अपने अपने रंग का बयां करें और मैं जो पीछे दूसरी पार्टी है उसके दर्द को बयान ना करें। श्याम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी दोनों बड़े बिजी शेड्यूल से आए, इसलिए मैंने बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन रखा। सबसे पहले कांग्रेस का मुद्दा नंबर 1, नंबर 2 आपका एजेंडा, आपका मैनिफेस्टो, देन वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस जैसा कि आप जानते हैं जनता के साथ है और जनता के लिए है, और इस समय जो इलेक्शन हो रहा है जैसा पिछले 18 साल की सरकार के अंदर हुआ है, मैं कई गांवों के अंदर गया हूं, कई जगह के ऊपर मैंने देखा है बहुत सारे जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार से कनेक्टेड हैं, गवर्नेंस से कनेक्टेड हैं, और जो भी देखा जा रहा है घोटालों से कनेक्टेड हैं, अच्छे काम नहीं कर जा पाने के कारण कनेक्टेड हैं। लोगों से मिला है, लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस उनके साथ में खड़ी हुई है अपनी पूरी शक्ति के साथ। और हम इस बार इलेक्शन जो है उन सब चीज़ों के ऊपर लड़ेंगे जो भी चीज़ें अभी लोगों को परेशान कर रही हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है महंगाई। आज एक आम आदमी उस महंगाई के अंदर आ नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद में कई सालों बाद कई घोषणाएं की जा रही हैं। वो घोषणाएं क्यों की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं, और इलेक्शन से पहले ही क्यों की जा रही हैं, उन सब बातों का भी असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर। उसके बाद में मार्केट व्यवसाय वो बहुत नीचे जा रहा है, कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो पा रहा है। इन सब को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस जो है इस इलेक्शन को लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे। श्याम भाई ये तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, जैसे मैंने जिक्र किया, आपने खामियां बताई सिस्टम में जो अभी एग्जिस्टिंग है। आप लोग क्या पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे इस इलेक्शन में? देखिए, हम लोग सरकार चलाएंगे जो अभी नहीं चल रही है। सरकार चलाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आदमी जो है आदमी हमारे पास में पैसा आना चाहिए और हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम जनता की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आज के दिन हमारे पास में करीब 3.37 लाख करोड़ रुपए हम कर्ज़ में डूबे हुए हैं। ये सब करने के बावजूद भी हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। हम हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो होम हो, हर एक के अंदर हमने अपना जो
अभी वचन पत्र दिया हुआ है, उसके अंदर हमने सारे लोगों के लिए क्या क्या हम करना चाहते हैं, अगर मैं वो सब बताना शुरू करूँगा तो हमारा ये सब इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखिए और हमारा वचन पत्र देखिए और आपको उससे पता चल जाएगा कि हम कितनी सारी चीज़ें करने की आशा करते हैं और हम करके दिखाएंगे। थैंक यू श्याम भाई। मैं रजनीश भाई की तरफ आता हूँ। रजनीश भाई, जैसे श्याम भाई ने बताया, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बताया, ये मुद्दों को अपन अभी नेगेटिविटी को साइड नकारते हुए हम तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी 20 साल अभी मध्य प्रदेश में रूल किया बीजेपी ने, तो क्या आप लोग ये आगे 5 साल के लिए क्या आप लोग का एजेंडा है, क्या पॉजिटिविटी है जो आप जनता को ऑफर करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नई नवेली पार्टी ना कांग्रेस है ना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जैसा आपने कहा 2003 से सरकार में है, तो जब हमें यह राज्य मिला तब हालत क्या थी? बीमारू का तमगा था, बंटाढार का कलंक था। तब से लेकर आज डबल डिजिट की हमारी ग्रोथ रेट है। हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है सबको पता है। आज तमाम प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स इस मध्य प्रदेश में चल रही हैं। सड़क, बिजली, पानी जो बड़ा मुद्दा हुआ करती थी 2003 में, आज उनको 20 सालों में हमने गांव-गांव, घर-घर मुहैया कराने का काम किया है। हर प्रकार की सड़क कभी देखी नहीं थी। किस प्रकार के मामले में मध्य प्रदेश बदनाम हुआ करता था, आपके दर्शक भी बखूबी जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ये खुली आंखों से दिखाई देता था। हम झेलते थे, अगर कार से जा रहे हैं तो भी समझ में आता था। बिजली की हालत भी किसी से छिपी हुई नहीं थी, आज सरप्लस है। पानी की व्यवस्था पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। गाँव में अगर किसानों को सिंचाई के लिए अगर हमने बिजली नहीं दी होती तो जो आज गेहूं से लेकर चावल से लेकर तमाम प्रकार के दूसरे अनाज का उत्पादन, हम किसी में नंबर 1 है, किसी में नंबर 2 है देश में। ये कैसे हो गया होता? बिजली और सिंचाई का पानी दोनों हमने दिया। हमने कनेक्टिविटी दी, हमने लोगों को रोजगार देने का काम किया, हमने वो फसल जो किसान उगाता है उसको समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम किया, हमने तमाम प्रकार से जो शैक्षणिक संस्थान है उनको विकसित करने का काम किया। -4% ग्रोथ रेट से लेकर डबल डिजिट की ग्रोथ रेट लगातार चलाना आसान नहीं होता। दूसरी बात, आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। 15 महीने आप आए थे ना, आपने सारी स्कीम बंद कर दी थी जिन स्कीम का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहा करते थे। भ्रष्टाचार के मामले में ED-IT के केस आज भी चल रहे हैं। करोड़ों रुपए नगद पकड़ा गया था। तुगलक रोड चुनावी घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी मध्य प्रदेश की धरती पर कहा था। वो क्या किस्सा है, सबके सामने उजागर हुआ। तो ये कुल मिलाकर हमारी नीयत, हमारा विजन, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है। हम इस पर जाने, इनके मुद्दा क्या है? राहुल गांधी जी आते हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये गवर्नेंस की बात कर। आओ गवर्नेंस पे चर्चा कर लें। ये गवर्नेंस जैसा विषय, शब्द, टर्मिनोलॉजी ये कोर्स में था क्या राजनीति के? 2003 में हुआ, कहा जाता था। स्वयं दिग्विजय सिंह जी आज भी जो करता धरता है, कहते थे विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, चुनाव मैनेजमेंट से होता है। ये कोट सबको याद होगा और होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मैग्निफिसेंट MP के दौरान मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी ने 2019 के सितंबर अक्टूबर में जिस प्रकार की बात डेवलपमेंट को लेकर कही थी, वो उन्हीं को मैं उद्धृत करता हूं। तो मध्य प्रदेश में जो 20 सालों में इन्वेस्टमेंट आया, मध्य प्रदेश में जो काम सड़कों को लेकर हुआ, पानी को लेकर हुआ, तमाम प्रकार की बुनियादी सुविधाओं को लेकर हुआ, उन्होंने तारीफ की। मैं एक एक करके गिनाना आप कहेंगे तो मैं गिनाना शुरू करता हूं। ऑन रिकॉर्ड है, मैग्निफिसेंट MP के दौरान स्वयं कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की थी। हम इंडस्ट्री को लेकर बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल में मध्य प्रदेश आज कहाँ है? हम टॉप पर हैं। मध्य प्रदेश आज कपास के मामले में कहाँ है? आज टॉप पर है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में कहाँ है? अंडर 3 में है। मध्य प्रदेश अनाज गेहूं उत्पादन के मामले में कहाँ है? हम फर्स्ट पर हैं। देखो, ऐसा है, तथ्यों पर बात हो, तर्कों पर बात हो, बात अच्छी लगती है। वेलफेयर स्कीम के नाम पर बंद कर दी थी, जो गांव गरीब को, जिसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था, वो संबल योजना बंद कर दी थी। गर्भवती महिला को 16,000 रुपये देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किया करते, बंद कर दी थी। कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, हमने फिर चालू की। और हमने लोगों को मजबूत करने का काम किया, सशक्तिकरण करने का काम किया और करेंगे। फिर सरकार में आने वाले हैं, हम फिर करेंगे। नहीं, ठीक, आपने ठीक बोला, आपने पॉइंट्स गिनाए, पर ये आपने, जैसे मैंने जिक्र किया, ये पुराने जो आपने कार्य किए वो गिनाए, ये तो जनता को भी मालूम ही है। जैसे श्याम भाई ने एक चीज़ छोटी सी जिक्र करी थी कि जब कांग्रेस ने पल्ला संभाला था तो माइनस में, लोन में अपन डूबे हुए थे मध्य प्रदेश में। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो लोन की बात कही जाती है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इतने लाख करोड़ लोन है,
लोन लेने की नियम धर्म बने हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक के नियम हैं, केंद्र सरकार के नियम हैं, हमारा जो राजस्व का घाटा है उसका अनुपात और जो हमारी ग्रोथ रेट है उसके अनुपात के अंतर्गत ही आप लोन ले सकते हैं। इन दोनों मामलों में मध्य प्रदेश ने कोई सीमा नहीं तोड़ी। हम इनकी जो रूलिंग स्टेट है बात कर लें उनके बारे में, अपन फिर करेंगे, पहले अपन मध्य प्रदेश का जो इसीलिए मैंने कहा कि वो लिमिट हमने नहीं तोड़ी और लोन लेना सदा बुरा नहीं होता। श्याम भाई, रजनीश जी कहते हैं लोन लेना बुरा नहीं होता, आपने कहा अपन लोन में डूबे हुए थे। भ्रष्टाचार की जरूर बात करेंगे रजनीश भाई से, मैं वो मुद्दा जरूर उठाऊंगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर ये है, जो भी ये अभी बता रहे हैं ना कि हमारी ये सब स्कीम चल रही हैं, ऐसा हमने प्रोग्रेस किया है, जरा ग्राउंड पे जाके देखिए स्थिति क्या है। जहाँ के किसानों को, मैं तो पूरा एमपी घुमा हुआ हूँ, लोग तो दौड़ दौड़ के इस तरफ करके आ रहे हैं क्योंकि आज काम कराना मुश्किल होता है। आप बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पैसे दिए हुए किसी को काम नहीं करा सकते। आज मतलब पुलिस के ऊपर हमेशा बदनाम रही है, लेकिन इतना आज तक नहीं हुआ कि सारे के सारे नियम, सारे सब कुछ तोड़ने के बाद में जो कुछ भी चल रहा है वो बस सिर्फ ऐसा ही चल रहा है कि किस तरह लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ये ग्राउंड पे दिखता है, ये कह देना और ये करा देना, ये तो मतलब आप देखिए, अगर जो अपना जो तरीका है, एक जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, वो ऊपर से लेकर नीचे तक वही सारा कुछ चल रहा है। हम अपने आप को मैनेज करते हैं, दिखाते हैं। आप कहते हैं कि ये बीमारू स्टेट है, कौन कहता है? आप कहते हैं बंटाधार, किसने नाम रखा? आप लोगों ने रखा जीत करके। लेकिन आप ग्राउंड के ऊपर देखिए क्या हो रहा है। आज अब राहुल गांधी की बात करते हैं, पूरे देश में एक अकेला वो आदमी है जो आज नफरत के अगेंस्ट के अंदर काम कर रहा है। आज आप ये तो देखिए कि हमारी सिचुएशन क्या है। आज आदमी यहाँ कोई भी नहीं है। आप इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर फैला रहे हैं, इस तरह के आपने व्हाट्सएप के दूसरी चीज़ें कर रखी हैं, आज लोगों के दिमाग ख़राब हो गए। यही हाल बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हुआ था, अगर आपको याद हो तो। 71 के पहले हम लोग जो हैं वो सिर्फ वो पाकिस्तान के भुट्टो साहब जो हैं वो सिर्फ मुसलमान, इंडिया को ऐसा कर देंगे, धर्म और ये सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। आज अब उसकी हालत देख रहे हैं, प्रोग्रेस सारी रुक गई थी। लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें और होती हैं। आज ग्राउंड के ऊपर क्या होता है वो देखिए ना, इतनी महंगाई बढ़ रही है, वो दिखती नहीं है किसी को। आज एक आदमी का गैस का सिलेंडर का देखिए, पेट्रोल का देखिए, डीजल का देखिए, गेहूं का देखिए, सारी चीज़ों का देखिए। हम जो नियम बना रहे हैं किसानों के लिए, जो हमने नियम बनाए, आप जानते हैं क्या हुआ था उसका? कितनी सारी उसके अंदर सारे के सारे किसान जो हैं वो उन्होंने आंदोलन कर रखा था। उन्होंने जो कह रहा था, कितने दिनों के बाद में उसको ज़बरदस्ती उन नियमों को वापस लेना पड़ा था। आज किसान खुश नहीं है, आज जवान खुश नहीं है। आपको मालूम है, जो हमारे आज हम सेना की बातें, आप लोग हमेशा सेना के बारे में बातें करते रहते हैं। मध्य प्रदेश और जो सैनिक होते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो सैनिक होते हैं उनको आरक्षण मिलता है। 10% आरक्षण यहाँ पर भी था, क्योंकि वो लोग जो हैं वो 35 से 40 साल के बीच में वापस आ जाते हैं, उनको दूसरा कैरियर चाहिए होता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऐसी थी जिसने पुलिस भर्ती से उनका आरक्षण को ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक पुलिस की भर्ती के अंदर लोग 20-20 लाख रुपए जेब में रहकर घूम रहे थे और उनके जो 200-600 वैकेंसी उनको मिलना थी वो ख़त्म कर दी गई। ये सिर्फ इस स्टेट के अंदर हुआ है। किसी का कोई लिहाज नहीं है, किसी के बारे में जवान खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, कर्मचारी खुश नहीं है। कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन और दूसरी चीज़ों के लिए बात कर रहा है। आपने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया सिवाय अपने वो देखने के लिए, दिखाने के लिए। आप बोलते हैं हमने इतना, आज सड़कें आप बोलते हैं इतनी अच्छी, कितनी बार तो भोपाल की सड़कें आप देखते हैं 10-10 बार टूटती हैं, बनती हैं, हर एक को परमिशन देते हैं। कितना पैसा गवर्नमेंट हमारे लोगों का उसके अंदर लगता है और क्या हालत है आज। आप बाहर निकल के देख लीजिए, सारी की सारी जो है वो उसके ऊपर रिपेयर के वो लगे हुए हैं। तो ये जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सब कहना बहुत आसान होता है। बाहर निकल करके देखिए क्या हो रहा है, दुनिया से देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। और आज वो स्थिति सामने दिख रही है लोगों को, कहने में और करने के अंदर बहुत अंतर है। ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। आप अपनी बात रखेंगे, रजनीश भाई अपनी बात रखेंगे, पर उसमें एक छोटा सा मैं मोड़ देना चाहता हूं। जो किसान का आंदोलन हुआ था, वो किसान का आंदोलन तो एक सिलेक्टिव जगह दिल्ली के नॉर्थ बॉर्डर में हुआ था। वो किसान की चीज़ एक अलग है, वो अपने मध्य प्रदेश से अगर अपन उसको कंपेयर करें तो वो नेशनल इशू बन गया था। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो अभी हमारे यहाँ जो खरीदारी की चीज़ें थी, वो जो आपने बताया था कि वो जो खरीदते थे, कुछ लोगों को उसके अंदर दे करके लगा हुआ था। किसान अपना सामान, अपनी चीज़ें एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर भी नहीं बेच पा रहा था, जो मूल्य था उससे भी कम के अंदर बेचना पड़ रही थी। और थोड़े दिनों बाद ये स्कीम जब चलेगी तो ये सारे की सारी उनकी मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। तो किसान बहुत परेशानी के अंदर रहता है। नहीं खैर, वो एक अलग मुद्दा जिसका अपन जिक्र करेंगे। मैं रजनीश भाई की तरफ जाता हूँ। रजनीश भाई, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल अहम, साजे दिल से, सच्चे मन से। जैसे शिवराज जी का 18 साल का एक टेन्योर रहा,
आपने बताया बीजेपी ने बहुत कार्य किया। देखिए ये जो कार्य किया, और मेरा तो मेन मंशा है कि आगे अपन 5 साल में क्या कार्य करेंगे, तो आपका एजेंडा भी क्लियर है, श्याम भाई का भी एजेंडा क्लियर है। श्याम भाई करप्शन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि यार करप्शन बहुत हो गया। क्या आपको लगता है, मैं एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे जनता की तरफ से एक मेरा एक प्रतिनिधित्व है कि मैं आपसे पूछूं ये कि 18 साल में हो सकता है कि जनता एंटी इंकम्बेंसी से थोड़ी राहत चाहती हो, जो एक होता भाई देखो 20 साल का राज्य रहा हो। एक चीज़ पहले मैं आपको मौका दूंगा। दूसरी चीज़, हो सकता है शिवराज के टेन्योर में 18 साल में, जैसे श्याम भाई ने बताया कि करप्शन चार्जेस कुछ बढ़ गए हो सकता है। देखिए एक होने वाली बात ये भी हो सकता है कि बीजेपी चाहे, चलो लोग चाहें कि चलो भाई बीजेपी आए लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या कुछ ऐसी फीलिंग आपको भी लगती है? देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक बात डेवलपमेंट को लेकर, करप्शन को लेकर आप बात कर रहे हैं तो आपको तथ्यों पर बात करना पड़ेगी। डेवलपमेंट को लेकर मैंने कि नहीं जी कुछ नहीं लग रहा ऐसा कह के हम दूर नहीं हट सकते, केवल हम आरोप लगाकर पीछे नहीं हट सकते। हमें खुली आंखों से डेवलपमेंट दिखाई देता है, सड़कें दिखाई देती हैं, बिजली दिखाई देती है, या पानी की व्यवस्था दिखाई देती है, या बुनियादी दूसरी सुविधाएं दिखाई देती हैं कि नहीं देती है, ये दर्शक तय करेगा। ये पॉइंट, हाँ बिल्कुल, दर्शक तय करेगा, दर्शक जानेगा कि 20 साल पहले कैसे और अब कैसे। अब जो बातें 15 महीनों में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, 15 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ। 1.5 बजट उन्होंने, सप्लीमेंट्री बजट को भी मिला दूं मैं तो 1.5 बजट लगभग उन्होंने लेके आए थे, और उनको 2-3 बार वो हाउस में भी गए थे, विधानसभा में सत्र भी चलाए थे। कौन सा कानून नियम बना के उन्होंने तमाम प्रकार की जो बातें गिनाई गई हैं बदल दी। मैंने तो कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ भी की थी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शिवराज जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तय करने का काम विधायक दल का है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, पार्टी का, वो हम तय करेंगे। अभी मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा प्रोजेक्ट पार्टी ने नहीं किया, जैसा तय किया हमारे नेतृत्व ने बताया, समय आएगा तो वो चेहरा सामने आएगा। लेकिन हम डेवलपमेंट को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर देश भर में मुद्दा बनाने का काम करते हैं, जाने जाते हैं। मैंने अभी धर्म मजहब की बात नहीं की, पर दूसरे तरफ से आई ये अगर बात करते हैं, हमने उस समय पहले भी, पिछले 3 महीने 4 महीने का भी उठाकर देख लीजिए तो सनातन की बात किसने की थी? हमने नहीं की। गाली गलौज किसने की? हमने नहीं की। जातिगत जनगणना की बात किसने की? जातियों को बांटने की बात किसने की? पत्रकारों से भी जाति पूछने की बात किसने की? हमने नहीं की। हम जवाब देते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, और ये गाली गलौज करते हैं तो ये पाक पवित्र और धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। हमारा एजेंडा क्या होगा? हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, अभी आने वाले कुछ समय में आपको घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। हमने 4 घोषणा पत्र लेके आए। आओ 4 घोषणा पत्र पर कितना काम किया वो देख लें। ये इन्होंने लगभग 38 से 40 बजट लेके आए साहब मध्य प्रदेश में। घोषणा पत्र तो दूर की बात है, बजट लेके आए 38 से 40 बजट, और 1.5 बजट ऐसे 40-42 बजट हो जाएंगे कांग्रेस के। उस पर बात करके देख लो। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज की जनता तथ्यों और तर्कों पर बात करती है। अगर आपको मजहब पर भी बात करना है, सनातन पर भी बात करना है, जाति पर भी बात करना है, मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा नहीं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ऐसा होगा नहीं। अपन डेवलपमेंट में बात करेंगे। मेरा आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या शिवराज, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि अभी सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया गया बीजेपी ने, मेरे प्रश्न को पूरा होने दीजिए। और आपने इतने दिग्गज नेताओं, मैं श्याम भाई की तरफ भी जाऊंगा, मैं श्याम भाई से दिग्विजय जी के लिए भी पूछूंगा ये सवाल, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, कि आप लोगों ने इतने दिग्गज नेताओं को उतारा। देखिए ना, नरेंद्र सिंह तोमर जी उतरे, प्रहलाद पटेल उतरे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पहली बार जीवन में एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस पे रिलाई किया, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने थोड़ा यूथ में रिलाई किया। ये क्या वजह थी कि जिन दिग्गजों को आप वापस जो है विधानसभा क्षेत्र में लेके आए और सीएम का फेस जो है, जो मैं सेकंड टाइम क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना सोचना, अपनी रणनीति है। कोई संवैधानिक दबाव तो हम पर है नहीं कि हम तय करें, तो नहीं किया। जब हमारे ऊपर है, हमें निर्णय करना है, तो हमने तय नहीं किया। हमारी पार्टी ने तय किया कि हमें नहीं करना है। रही बात, इन्होंने नए नवेलों को लड़ाना शुरू किया और हमने जो अनुभवी है उनको, ऐसा नहीं है जी। आप उनकी जो एज ग्रुप है उठाकर देखिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों को भी मौका दिया है और अनुभवियों को भी मौका दिया है। हमने चाहा है कि कुछ स्थानों पर हमारी कैंपेन और मजबूती के साथ खड़ी हो, हम पॉलिटिकली एजुकेट लोगों को कर पाएं, क्योंकि जिस प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम खड़ा करने का काम इस देश में हो रहा है, उसका जवाब भी हम दे पाएं। तो हमारे अनुभवी नेता भी सामने आए। ठीक, पॉइंट नोटेड। मैं श्याम भाई आपकी तरफ आ रहा हूं। आप लोगों ने एक काम जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आप लोगों ने सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया। कमलनाथ जी को पिछली बार वो इलेक्शन जीत के आए थे, इसके बाद उस पर अपन आएंगे। तो आप लोगों ने अब की बार कमलनाथ जी को जो है एक सीएम फेस कर दिया। मैंने जैसे बड़ा
फ्रैंकली रजनीश भाई से पूछा कि भाई एंटी इनकम्बेंसी में हो सकता है कि जनता की एक फरमाइश थी कि भाई बीजेपी ज़रूर आए लेकिन सीएम फेस चेंज हो जाए तो अच्छा भला हो जाएगा, हो सकता है करप्शन चार्जेस हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो, जो भी वजह हो। तो आपको नहीं लगता इस कमलनाथ जी के आने से जो अभी दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की एक मुठभेड़ जो पब्लिक में चल रही है, नंबर 1, नंबर 2, जैसे दिग्विजय सिंह जी इतने पुराने कार्यकर्ता रहे, एक्सपीरियंस कार्यकर्ता रहे, उनका ग्राउंड लेवल पे जोर सभी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, बताते हैं कि एक एक कार्यकर्ता को वो अपने नाम से पहचानते हैं, ग्राउंड लेवल के बहुत अच्छे एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के। तो क्यों ना, जैसे कई बार होता है ना कि मैं गया बम्बई एक्टर बनने के लिए नहीं बन पाया, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। हो सकता है कि ये जो फ्यूड आता है कभी कभी कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का बार बार सामने, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह पीछे कैमरा के काम करें और कमलनाथ जी को फ्री हैंड दे दें, तो कांग्रेस की जो एक स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो कमलनाथ जी का जो आप बता रहे थे कि 15 महीने का जो टेन्योर था उसके अंदर पहली बात जो प्रोमिसेस किए थे उन सब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। पहली बात तो 25 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो गया था, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड में, और कई बार जब इनकी विधानसभा आई थी उसके अंदर ला करके दिखा भी दिया था। इन्वेस्टमेंट उस समय शुरू हो गए थे। अभी जितने भी इन्वेस्टमेंट हमने ये किए हैं बीजेपी ने, उसके अंदर एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। एक्चुअली उससे ज़्यादा पहले हमने कई हज़ार करोड़ रुपए इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन आया कुछ नहीं है, जिसको अगर आप देख करके करें तो आजकल जो अगर आप ये कहते हैं कि, और हम कांग्रेस बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि ओपन माइंडेड वो है, और जैसा ये बता रहे हैं ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर करी जाती हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों बहुत मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं, अभी देखिए मतलब 4000 लोगों ने अप्लाई किया है कांग्रेस के लिए 320 सीटों के लिए, तो नेचुरली थोड़ा बहुत आपस के अंदर ये एक दूसरे को पता चलता है, बट दोनों बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे, एक बहुत अच्छी सरकार देंगे जो 5 साल के अंदर बताएगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। जहाँ तक बिजली पानी और इसकी आप बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल के ऊपर चेंज हो रही हैं। एक्चुअली जो प्रोग्रेस उस समय उन लोगों ने रखी थी, जिस समय दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर जितने सारे ये पावर प्लांट्स की घोषणा की गई थी, जो शुरू किए गए थे, उसका फल बाद में मिला। जैसे अभी आप कहते हैं कि जो भी कोई चीज़ पहले कितने सालों से कई चीज़ें हमने शुरुआत की है, उसका जब आप देखते हैं जो उस समय सत्ता के अंदर होता है वो कहता है भाई हमने ऐसा करके दिखा दिया, लेकिन ये कोई आसान चीज़ें नहीं है जो साल 2 साल के अंदर या कुछ सालों के अंदर करके हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अपने हर समय के अंदर अच्छा काम किया है, और आगे वाले समय में भी जो कि वो आने वाली है बहुत अच्छे काम करके दिखाएगी, और इनके अंदर कोई इशू नहीं है, बहुत सोच समझ करके काम कर रहे हैं, मिल करके काम कर रहे हैं। आप जाकर के कांग्रेस के अंदर का वातावरण देखिए, सारे लोग, अभी मैं वहाँ पर हूँ, इतने सारे लोग मिल करके काम करते हैं और इसका रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव आएगा। तो ये अपन इस मुद्दे से अब अलग आएंगे, सीटों के वितरण पे आएंगे, क्वांटिटी पे आएंगे। जैसे श्याम भाई ने बताया कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में कोई इशू नहीं है, जो हम लोग को अखबार में देखने में मिलता है या लोगों की एक गुफ्तगू होती है कि क्यों ना दिग्विजय सिंह पीछे हो जाएं, सामने की तरफ कमलनाथ जी को पूरा वो दे दें। लेकिन श्याम भाई का ये कहना है कि ऑल इज़ वेल और सब बढ़िया। इधर रजनीश जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो सीएम फेस है वो उनकी पार्टी की जो नेतृत्व है, जो सेंट्रल बॉडी वो है, वो सेलेक्ट करेगी, तो ये भी फेयर एंड स्क्वायर डिसीजन है। अपन अब कुछ अपने समीकरण पे आए साहब, अपने अपनी सीटों की, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट इशू तो जैसे आपने जिक्र किया श्याम भाई, आपका पॉइंट एक था बिल्कुल कि करप्शन है और डेवलपमेंट कम हुआ है। आपका इशू ये था कि हमारी तरफ से पूरा हमने डेवलपमेंट किया, दोनों की तरफ से सोच ये है कि दोनों को डेवलपमेंट करना है। आपका भी ये है कि हमको डेवलपमेंट करना है, कोई तरीका नहीं है। रजनीश भाई का भी ये सोच है कि आगे अपने को डेवलपमेंट ही करना है, और करें, आपने जैसे बताया हम करते आए, आगे भी करेंगे। पार्टी के समीकरण जो है अभी, जैसे 230 सीटों पे अगर अपन बात करें रजनीश भाई, तो जैसे जो मेन मुद्दा हर वक्त मध्य प्रदेश इलेक्शन का माना जाता है, विंध्या रीजन, जैसे कहते हैं ना, विंध्या में जीत हासिल करी तो मध्य प्रदेश में जीत हासिल करी। 24 एमएलए आपके इस वक्त विंध्या रीजन में और 24 ही आपके महाकौशल में, दोनों की बराबरी है, दोनों ही बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं। विंध्या रीजन में आपका एक एमएलए नारायण त्रिपाठी जी डिफेक्ट कर गए। मैं इसलिए प्रश्न बड़ा आपसे ओपनली पूछ रहा हूं क्योंकि उसकी गणित बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको क्या लगता है विंध्या रीजन में क्या इसका इम्पैक्ट आपकी पार्टी के डिसीजन पे, पोल्स पे, रिजल्ट पे आएगा? नहीं, कोई प्रभाव कहीं किसी तौर पर भी नहीं पड़ेगा। हम मैयर भी जीतेंगे और हम चित्रकूट नहीं जीत पाए थे, हम चित्रकूट भी जीतेंगे, विंध्य हम जीतेंगे। और जहां महाकौशल की आप बात कर रहे थे, महाकौशल में हमने बहुत सारी सीटें हारी थी 2018 में, तो आप देखेंगे छिंदवाड़ा तो हम पूरा साफ हो गए थे।
बालाघाट में भी हम एक सीट हार गए थे। ऐसे ही हम अलग अलग जिलों की बात करें। महाकौशल में 13 आई थी आपकी। हाँ, वही मैंने कहा कि कई जिलों में हम बिल्कुल शून्य पर आ गए थे, कई जिले हम कम हो गए थे जहां हम जीत सकते थे। हम फिर जीतेंगे, इस बार फिर आएंगे, उसमें कहीं कोई संदेह हमें नहीं है। इसलिए विंध्य और महाकौशल जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हो उन पर भी जहां हम पिछली बार हार गए थे, क्योंकि वो कोई सीट हम किसी दुर्घटना या किसी हादसे के कारण हार गए थे, मैं ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार हम छिंदवाड़ा में भी सीटें जीतेंगे, हम जबलपुर में भी जीतेंगे, हम बालाघाट भी सारा लेंगे, हम सिवनी भी जीतेंगे। प्रदीप जायसवाल भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मंडला की सीटें हम तीनों हार गए थे, हम डिंडोरी की सीटें दोनों हार गए थे, हम जीतेंगे। मैंने कहा ना, क्या तुम शून्य पे थे? नहीं, वो तो खैर एक अच्छी बात है कि आपने स्पष्टीकरण किया, हम तो जीतेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, नारायण त्रिपाठी बीजेपी में था, कांग्रेस की तरफ रुझान हुआ, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। अब सवाल ये है जो मैं श्याम भाई से भी पूछूंगा, उसका जो उसने पर्सनल अपनी पार्टी फ्लोट करी है, जो 30 या 35 सीटों में विंध्या रीजन में महाकौशल में खड़ा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि बीजेपी के वोट कटेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो हमारा विरोधी वोट है वो बटेगा, नुकसान कांग्रेस को होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका विश्लेषण हम चुनाव के परिणाम आने के बाद कर लेंगे। बिल्कुल बैठेंगे अपन तीनों एक बार, वो तो बैठना ही बैठना है आप लोग के साथ। ये तो अभी जो है बड़ा हीटेड है, वो तो दोस्ती वाली एक मीटिंग करेंगे ही करेंगे। श्याम भाई, जैसे मैंने जिक्र किया रजनीश भाई से कि विंध्या रीजन और महाकौशल रीजन बड़े सेंसिटिव रीजन है। जैसे विंध्या रीजन का कहते हैं कि जैसे एक ज़माने में था कि यूपी से ही प्रधानमंत्री बनता था। विंध्या रीजन इज अ सेंसिटिव रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मैं महाकौशल को भी बड़ा सेंसिटिव, अपन चंबल पे भी जाएंगे, रूरल पे भी जाएंगे, अर्बन पे भी जाएंगे। विंध्या में अभी नारायण त्रिपाठी बीजेपी में भी थे, कांग्रेस की तरफ से काफ़ी कोशिश करी उन्होंने, टिकट नहीं मिली उनको। उनकी जो पार्टी खड़ी होती है, क्या उससे आपको फायदा मिलेगा? देखिए, त्रिपाठी जी के मतलब अलग पार्टी बना ले जाने से जब भी कभी होता है, ये सारे लोग राजनीति के अंदर हैं और राजनीति के अंदर इन्होंने बहुत काम सारे लोगों ने अपने किए हुए हैं। हमने भी विश्लेषण किया था और विश्लेषण करने के बाद में जब हमें लगा, और हर कोई चाहता है जीतना और हर एक को कॉन्फिडेंस होता है जीतने का, जैसे इनको है वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कम नहीं, कम से कम 150 हम सीटें लेकर के आएंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि इन इलेक्शंस के अंदर इसका जितना असर पड़ना होता है, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या बीजेपी है, और दोनों के वोट्स कटते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये जो बहुत सारे इसमें आपको ऐसी सीटें मिलेंगी जहां पर निर्णय जो है वो बहुत कम वोट से होता है, कई बार 500 से होता है, 1000 से होता है, 2000 से ऊपर होता है। तो ये बातें सब जानते हैं और ये सब अनुभवी लोग हैं और ये सब सोचने समझने के बाद में भी टिकट का बंटवारा किया था। अगर ऐसा लगता होता कि भाई इनके आने से, इनको टिकट देने से हम जीत जाएंगे तो शायद दे दिया होता। तो ये सब लेकर के बहुत ही निर्णायक निर्णय लिए गए और उसके बाद हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी जो 230 सीटें हमने अनाउंस की हैं, जो हमने बताई हैं, उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। एक एक सीट के ऊपर हमने पूरी कैलकुलेशन करी है। इससे पहले जो सीटें हमने हारी थी उन सीटों के ऊपर हमने विश्लेषण किया है। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो उन सीटों के ऊपर अलग अलग बहुत सारे कार्य किए हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार हम पहले से बहुत ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हर दूसरी पार्टी को भी ये सोचने का अधिकार है और उनको भी ये मानना चाहिए कि भाई जैसा कुछ करके करेंगे। अब तो जो है वो ग्राउंड शुरू हो चुका है ना, युद्ध शुरू हो चुका है, दोनों अपने अपने काम करेंगे, अपनी अपनी मेहनत करेंगे और जो परिणाम होंगे वापस हम बिल्कुल नहीं। पर मेरा जैसे रजनीश भाई ने एक बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया इसका अपना विंध्या रीजन का कि हम यहाँ से भी हारे, वहाँ से भी हारे। इनका ये कहना था कि उनके नारायण त्रिपाठी का कांग्रेस में जाने से हमारे वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो पर्याप्त नहीं पड़ेगा। मेरा मेन मुद्दा वो है, क्योंकि मैं अभी भी उसको बड़ा सेंसिटिव एरिया मान के चलता हूँ, विंध्या एंड महाकौशल। अगर जैसे कांग्रेस की आज अगर अपन देखें महाकौशल में 24 हैं और रजनीश भाई से बात हुई कि 13 हैं। अब रजनीश भाई इज़ वेरी होपफुल कि हम 13 से जंप करके हम 24 पे आते हैं या 25 पे आते हैं और अगर ये 24 मेंटेन कर लेते हैं विंध्या रीजन में तो इनका पल्ला बहुत भारी हो जाता है। अगर आप लोग विंध्या रीजन का पल्ला चेंज करते हैं, देखिए मेरी बात 2 मिनट बाद मेरा सवाल पूछ लीजिए, अगर ये 13-24 का रेशो हो जाता है तो आपका रेशो बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा ये मेन प्रश्न है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि ये रीजन में जो मनोज भाई मैं आपको बताऊं, ये बातें अभी जो मैं कहूं या ये कहें, ये ग्राउंड पे इतना वैल्यू नहीं है। अभी तो हम सभी कहेंगे, सभी लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं और जो हो जाएगा वो आप देख भी लेंगे। लेकिन जिस भी हमने पूरी, चाहे वो महाकौशल हो चाहे विंध्य हो, विंध्य के ऊपर एक एक सीट के ऊपर हमने डेलिब्रेट किया है, महाकौशल पर एक एक सीट पे हमने डेलिब्रेट किया है और जो सीटें हम जीत रहे थे या पिछली बार जीत चुके थे उसके ऊपर हमने
और ज़्यादा ध्यान दिया है, और जो चीज़ें हम नहीं जीते थे उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जीत सकते हैं। तो ये सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां इस हिसाब से अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगी। और जैसा कि मैं ग्राउंड के ऊपर देख रहा हूँ, जैसा मैंने अभी जाकर के देखा है, इनकम्बेंसी देखी है, बाकी सारी चीज़ें देखी हैं, लोगों की परेशानियाँ देखी हैं, उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी सीटें मिला करके कम से कम 150 हम डेफिनेटली जीतेंगे। अच्छा, अब रजनीश भाई अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए, दोनों के लिए रखा है। चंबल में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी पिछली बार, ठीक? आपको बीजेपी को मात्र 7 मिली थी, राइट? अब सिंधिया जी आ गए बीजेपी के खेमे में, तो क्या ये इक्वेशन चेंज होगा इनके आने से? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं श्याम भाई से प्रश्न नंबर 2 पूछूंगा, क्या लोग कांग्रेसी, क्योंकि वो कोर कांग्रेसी एरिया है, वो कोर कांग्रेस, जैसे हमारा बीजेपी अर्बन में कोई बेझिझक में बोल सकता हूँ अर्बन सेक्टर मेजॉरिटी जो है कांग्रेस का है, बीजेपी का है। रूरल सेक्टर में आपको फिगर्स बताऊंगा तो कांग्रेस का पल्ला भारी है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा जो चंबल का जो बेल्ट है? क्योंकि चंबल की बेल्ट में भी अगर अपन देखें तो करीब मोर देन 34-35 सीट्स हैं। 26 जैसे मैंने बताया कांग्रेस के पास गई थी, सिंधिया जी आ गए बीजेपी में। इसका आपका क्या विशेषण है? देखिए, पिछली बार चंबल और ग्वालियर के साथ धोखा हो गया था। चेहरा दिखाया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। हमारी तो कैंपेन ही सिंधिया जी को टारगेट करके थी 2018 में। माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, ये हमारा पंचलाइन था। तो मुझे लगता है कि धोखे का बदला तो चुनाव में अब मतदाता लेगा। तो पूछूंगा आपसे, पूछूं। अरे भाई, आ रहा हूँ आपके पास भी। तो वो वोट भाजपा को देने वाला है। सिंधिया जी भी यहाँ हैं और भाजपा के साथ में जो वोट जुड़ा रहा है वो फिर से यहाँ निश्चित तौर पर वोट देगा, और ऐसा उसने किया भी। पिछले 2018 के बाद में 2 चुनाव हुए हैं। एक तो उपचुनाव बड़ी संख्या में हुए, वहाँ भाजपा जीती। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में हमने 55% से ऊपर वोट शेयर लिया है, 55% से ऊपर, 55%। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2023 के जो 17 तारीख को नवंबर को चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी तादाद में सीटें जीत कर आएगी। अब कौन सी हारेगी मैं आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बड़ी संख्या में, मैं कह रहा हूं बड़ी संख्या में जीत कर आएगी, इसमें कोई भाई 34 सीटें हैं चंबल एरिया में। मैंने बताया 26 कांग्रेस को गई थी। आपका ये कहना है कि सिंगल डिजिट में कांग्रेस होगी, सिंगल डिजिट में? अब मैं आ रहा हूँ शाम भाई, आपके पास भी आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आपसे बिल्कुल पूछूंगा। अब जैसे इन्होंने बड़ा मजेदार एक वाक्य बताया कि भैया सिंधिया जी को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था एज द सीएम, और देखिए ये काफ़ी लोग को वो भी था दिल में कि भाई सिंधिया जी या कमलनाथ, सिंधिया जी या कमलनाथ। मैं बैठा हुआ हूँ अर्बन सिटी में, तो मुझे भी ये लग रहा था यार मे बी इट इज सिंधिया जी, मे बी इट इज कमलनाथ जी। तो क्या ये इनका जो एक पॉइंट है रजनीश भाई का, क्या ये पॉइंट एक वैलिड पॉइंट हो सकता है कि ग्वालियर की जनता को गलत लगा हो? क्या ये पॉसिबल है? ये सब सपने हैं। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो है कि सीएम एक ही बन सकता है, और उस समय जो है वो ये डिसाइड किया गया था। सिंधिया जी ने जो कुछ भी उस समय किया वो चले गए, उससे उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। मेरी बात सुनिए, मेरी आपके सीट की जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी के वहां जाने से उनको फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ नुकसान होगा, क्योंकि सिंधिया जी जो है बाहर से गए हैं, और उसके अंदर ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे नेता हैं, और उन दोनों के अंदर इससे पहले म्यूनिसिपल का भी कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, वो सारा ग्वालियर जैसी जगह के ऊपर कांग्रेस जीती। कारण क्या था? कारण यही था कि जो बाहर से आने वाले हैं, जो अंदर से रहने वाले हैं, उनके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पड़ा। आप कहते हैं लोकसभा के अंदर आपने इतनी सारी सीटें जीत ली। लोकसभा के अंदर जो सीटें जीती गई थी उस समय मोदी जी का बहुत प्रभाव था। मोदी जी नए नए आए थे, मोदी जी ने जो कुछ भी कहा लोगों ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन अभी सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, और हो सकता है कि आप जो अभी सोच रहे हैं, जो हम सपने बुन रहे हैं, वो शायद पूरे ना हो, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं जो लोग समझते जा रहे हैं। और अभी जो है, जो आपको इतनी सारी सीटें लोकसभा के अंदर मिली थी वो भी शायद मुश्किल होगा, और यहाँ तो विधानसभा में जो बची कुछ सीटें उसके ऊपर भी संघर्ष करना मेरे को मुश्किल लग रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको इतने सारी सीटें मिल जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। पॉजिटिविटी तो दोनों तरफ से मेंटेन होनी चाहिए। रजनीश भाई अपनी जगह पॉजिटिव है कि साहब ये जो बदलाव आएगा हमको फ़ायदा मिलेगा। आपका भी सोच अपनी जगह है कि साहब सिंधिया जी गए तो उनको नुकसान होना चाहिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों पॉजिटिव एनर्जी पे काम कर रहे हैं। रजनीश भाई एक और मज़ेदार सवाल आपसे। सवाल ये है कि आज बागी काफ़ी रहे इस इलेक्शन। देखिए ये दोनों पार्टीज़ के लिए, अपन अब एक थोड़ा न्यूट्रल टेरिटरी पे आ जाएं। जो तलवारें उठी थी थोड़ा अभी अपन उनको मैदान में डाल दें। अभी दोनों तरफ से बागीज बहुत उठे हैं। जो लास्ट रिपोर्ट थी, नियरली इन अबाउट मोर देन 65 सीट्स ये जो रिबेल्स हैं इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अभी डेट नामांकन उनको वापस लेने की भी जगह है। क्या इसका इम्पैक्ट आपके कैंडिडेट्स को आएगा? देखिए आज अंतिम तिथि है नामांकन वापस लेने की। बिल्कुल। आज के बाद हम बात करेंगे
कि कहाँ कौन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई बागी उम्मीदवार है या नहीं है, तो उसके बाद में मुझे लगता है बात करना उचित होगा। अभी बहुत जल्दी होगी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस पे। नहीं, पर वैसे आपको लगता है इससे कोई नहीं, देखिए क्या है, वो उचित नहीं होगा। अभी समय है, कई बार भावनात्मक रूप से कोई गुस्सा होता है, भावावेग में कोई फॉर्म भर देता है, वो हो सकता है कि जब तक हम आपसे बात कर रहे हो फॉर्म वापस ले लें, तो मुझे लगता है थोड़ा समय देना चाहिए। 35 बागी हैं या 30 बागी हैं तो 5-10 तो टिक ही जाएंगे। देखिए, राजनीति अनुमानों पर नहीं होती, ये तो फॉर्म वापस लेना एक प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है उस प्रक्रिया का इंतजार करें। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, पर मैं तो फिर भी समझता हूं अगर 30 बागी हैं तो 5-10 तो फिर भी टिकेंगे, उसका इम्पैक्ट पर वो कौन है? हाँ, वो डिपेंड करता है। हाँ, यस, वो डिपेंड करता है। और वहाँ क्या कास्टेज में है? हाँ। क्या पर्टिकुलर कोई वो कास्ट क्या हमारे साथ थी? हाँ। मैं बहुत नेकेड बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि क्या कास्ट कंपोजिशन है, सोशल कंपोजिशन है, पार्टी का हाँ, यस, और कैंडिडेट कई सारी चीजें हैं, वो उस समय हम बात करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, कैंडिडेट का व्यक्तित्व कैसा है, वो कितना महान कैंडिडेट। बिल्कुल एग्रीड, आई एग्री। श्याम भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ये जो बागी खड़े हुए हैं, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होने की कोई गुंजाइश है? देखिए, बहुत सारे तो जो हैं वो उसको एडजस्ट कर लिए गए हैं और बाकी को एडजस्ट कर लिए जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि जब आदमी कोई पार्टी से खड़ा होता है और जब कोई आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा होता है या किसी छोटी पार्टी से खड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत असर पड़ता है, और थोड़ा बहुत असर अगर पड़ेगा तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर की बात करें अपन, रजनीश भाई आखिरी पड़ाव पे आ गए अपन के टॉक शो में। रूरल सेक्टर में आप लोग का पल्ला थोड़ा हल्का रहा, अर्बन सेक्टर में आप लोग का पल्ला भारी रहा। क्या इस टाइम पे रूरल सेक्टर का जो वेव है, जो स्विंग है, जो प्रेडिक्शन आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, एक आधे % का, अच्छा इसमें तो स्विंग 1% का भी जो स्विंग होता है रजनीश भाई, बड़ा मैसिव स्विंग होता है। क्या आपको लगता है कि रूरल सेक्टर में जो है कांग्रेस का जो पल्ला भारी था, वो क्या आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप रूरल और अर्बन को लेकर बांट रहे हैं कि रूरल कांग्रेस का, अर्बन बीजेपी का, इम्पैक्ट, मोर ऑफ इम्पैक्ट, नहीं, गलत है, फैक्ट नहीं है। हम ग्वालियर की सीटें हारे, हम भोपाल की सीटें हारे, हम जबलपुर की सीटें हारे, हम इंदौर की भी सीटें हार गए। देखो, शहरों में कई सीट हार गए, कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हार गए, और हम रूरल में जीते। जो ये बात सही है कि हमें अर्बन की पार्टी, शहरी मध्यम वर्ग की पार्टी कहा जाता रहा है, हम बहुत हद तक उनके नज़दीक हैं। किसी कारण से, किसी गुस्से के कारण पिछले चुनाव में हम इन इलाकों में छूट गए थे, तो हमें शहरी सीटें जो छूट गए थे वो हमें वापस पाना है। गाँव में की कई सीटें तो हम जीत कर आए थे 2018 में, और गांव में आप वोट शेयर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से कहीं, अब हम केवल जो जुमले कहे जाते थे भाजपा के लिए कि इनकी पार्टी है, उनकी पार्टी, इस इलाके की पार्टी है, वो सब जमाना गुजर गया, उसको बदले हुए। हम हर जाति वर्ग पंथ मतांतर की पार्टी हैं, हर क्षेत्र की पार्टी हैं। हम 20 सालों में वहां भी जीते जहां 50 साल में कभी नहीं जीते थे। ऐसी कई सीट हैं, कई सीटें अभी हम एक ही बार जीते हैं, अब की बार हम फिर जीतेंगे। ठीक है, नहीं, जो आंकड़े अभी जो पेपर में हैं और जो ग्राफ्स में हैं, उसमें रूरल सेक्टर में कांग्रेस का जो है वो 52% है और बीजेपी का 44%। मैं ये पता नहीं आपका क्या सोर्स है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो वोट शेयर की भी बात करूं, बीते हुए चुनाव की, या सीटों की संख्या की बात करूं, तो अब वो बात नहीं है कि ग्रामीण इनका, शहर हमारा, या शहर इनका, ग्रामीण हमारा। नहीं, मैं उसकी बात, मैं बंटवारा नहीं कर रहा था, मैं तो रीजन वाइज वोटिंग का रूरल की भी बात और अर्बन की भी बात कर रहा हूँ, उसी लहजे से बात कर रहा हूँ कि ये नहीं है। आप सीटों की संख्या पर भी देखेंगे तो नहीं है। इसमें तो मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आप इस तरह का ये मतलब जो करके दे रहे हैं, क्या होता है 5 साल में बहुत चेंजेस होते हैं, या जितना टाइम लगता है, और लोगों के अंदर क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या उन्होंने सफ़र किया है, क्या क्या उनको अभी आगे वाले चीज़ों के अंदर प्रॉमिस किया जा रहा है, उसके अंदर कितना उनका इंटरेस्ट होता है। फिर जैसे उन्होंने बताया जाति समीकरण, दूसरे समीकरण, वो सब भी इसके अंदर काम करते हैं। तो अभी ये कह देना, ये आप पुराना रेफरेंस दे करके बता सकते हो, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, और ये आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो उसको एक समराइज करने के लिए मैंने रीजन में डिवाइड किया, क्योंकि 230 सीटों का मैं एक का विवरण आप लोगों से पूछूंगा तो 3-4 घंटे लग जाए। समय भी नहीं पूछने का। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अच्छा, अब एक तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, आप आए, श्याम भाई आप आए। अब जाने के पहले एक तो मैं थोड़ा सा एक 2 लाइन का एक ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि, और सबकी आपकी तरफ से भी गुजारिश करूँगा, आपकी तरफ से गुजारिश करूँगा कि पब्लिक को बोलें कि वोट ज़रूर डालें 100%। ये वही मैं कह रहा हूँ कि इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, आपका वोट ना डालना क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं तो वही कहता हूँ कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, अपना वोट बैलेट बॉक्स में ज़रूर जाए। और मेरा कहना तो यह है
कि वो, मेरा कहना तो यह है कि वोट ज़रूर डालिए और बहुत सोच समझ के डालिए। देखिए, ये जो एक बार आपकी सरकार चुन लेते हैं, फिर सरकार अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है, उसको बदलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। पर ये समय आपके लिए 5 साल में एक बार, जब अगर आप सोच समझ करके आप राजा हैं, आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सरकार आए और कौन सरकार नहीं आए। इसके लिए आपको ये सब जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। कैंडिडेट को पहचानिए, पार्टी को पहचानिए, पुरानी चीज़ें देखिए, नई चीज़ें देखिए, क्या हो रहा है उसको देख करके ढंग से वोट करिए और अच्छी सरकार लाइए, क्योंकि यही सरकार 5 साल तक आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आपको इस शहर के लिए और प्रदेश के लिए इसको ऊपर ले जाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वोट ज़रूर डालिए और बहुत सोच समझ करके डालिए। आप कुछ कंक्लूजन पहले बोलना चाहेंगे रजनीश भाई? नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि नियत देखिए, सोच देखिए, समझ देखिए, तासीर देखिए, कौन कैसा रहा है, किसने क्या किया है। ना कांग्रेस ना भाजपा, दोनों का अतीत आप जानते हैं, वर्तमान जानते हैं और दोनों का भविष्य आप देख सकते हैं। इसलिए वोट जाइए, देने जाइए और वोट जरूर करिए। मैंने कहा वोट ना देना लोकतंत्र में क्षमा करने योग्य नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि ये दोनों भाइयों से, श्याम भाई मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, ज़रूर तशरीफ लाए। रजनीश भाई से पहली मुलाकात है, गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन के बाद एक बार और अपन इसकी समीक्षा कर सकते हैं। रजनीश भाई एक तरफ से तो डेफिनेटली आगे, आपकी तरफ से भी डेफिनेटली, बिल्कुल साहब बैठेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, ज़रूर वोट डालिए। मेरा एक कंक्लूजन कॉमन प्लेटफॉर्म पे कुक स्पीक्स की तरफ से, जिस तरीके से श्याम भाई ने एजेंडा दिया, जिस टाइम से रजनीश भाई ने एजेंडा दिया, ये इलेक्शन में एक चीज़ तो बड़े दिल से, और जो थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेशन किया है कि अब की बार मेजॉरिटी तो आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी, पर जो वोट बैंक है 230 सीट में, श्याम भाई, रजनीश भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जस्ट एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ, मैं पार्टी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। 10 सीटें तो मैं लेके चल रहा हूँ, 10 से 15 सीटें तो मैं लेके चल रहा हूँ इंडिपेंडेंट, अदर्स इन बीएसपी, इवन समाजवादी पार्टी। बची करीब 230 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, 215। 215 में अब की बार विनर और लूजर में मेरे हिसाब से 20-25 सीट का गैप होना चाहिए। मतलब द रेशो कुड बी 130-90, इट कुड बी 140, 80, समथिंग लाइक दैट। पर अब की बार डिस्टिंक्ट मेजॉरिटी आएगी और दोनों, श्याम भाई भी अब जुटे हुए हैं, रजनीश भाई भी जुटे हुए हैं, दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कुक स्पीक्स की सब तमाम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। दोनों अपनी अपनी तरफ से जीतें और हम लोग की बढ़िया सेवा करें और 5 साल आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।